नीट 2026 की जो तैयारी की बात है वो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आई होप आप सबके पास में पेन और पेपर भी हैं नोट डाउन करने के लिए। ऑल राइट, हम बहुत रियलिस्टिक बातें करने का प्रयास करेंगे। किसी भी केस में कुछ भी ऐसा नहीं होगा विच फील्स लाइक इन मोटिवेशनल स्पीच, वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, देखिए आपने रिसेंटली एक लाइन तो सुनी होगी, जब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो बार बार आप एक चीज सुनते हैं, दैट इन्वेस्टमेंट आर मार्केट टू सब्जेक्ट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये बात कहीं ना कहीं नीट एग्जाम के लिए सबसे सही साबित है कि इस एग्जाम की तैयारी में बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, और वो क्या क्या हैं, किस किस तरीके से आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, वो सारी बात हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैं जब एस्पिरेंट्स की बात करता हूं या मैं उनकी बात सुनता हूं तो वो अक्सर एक चीज कहते हैं कि मैं फेल हो गया, आई फेल्ड। 90% लोग इसी मेंटिलिटी के साथ में रहते हैं कि यार मैं आई एम फेल्ड, बट कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि मेरे फेल होने का कारण क्या है, मैं फेल हुआ हूं कि मेरी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। हम इसकी बात नहीं करते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इस बार के एग्जाम में जिस चीज को सबसे ज्यादा नंबरों से पास कर दिया गया उसका नाम है एनटीए। एनटी पास हो गया आपकी बार। किसी ने भी एनटी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाया आपकी बार कि पेपर लीक करवा दिया और इजी बना दिया और कट ऑफ यहां चली गई, हमको पता है हरियाणा में लीक हो गया था, उड़ीसा में लीक हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा आपकी बार। सब शांत बैठे। ब्लेम चेंज हो गया है, ब्लेम आ गया टीचर्स पे कि इनको पढ़ाना नहीं आता, ये कम पढ़ाए हमको, पेपर बहुत टफ आया था, कैसे सिलेक्शन होता है एंड सो ऑन। तो जो सुई थी वो जो एनटी की तरफ थी पिछली बार, अब क्या टीचर्स की तरफ है, कोचिंग्स की तरफ है। नहीं नहीं, कोचिंग तो सारे फर्जी होते हैं और टीचर तो बस हमारे टेस्ट पे सिंपल सिंपल लिए और पढ़ाए भी हमको इजी इजी, इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। एक रास्ता तो चाहिए होता है कि हम किसको निशाना लगाएं, तो अब की बार वो निशाना टीचर्स पे है। तो टीचर्स भी तरह जस्टिफाई करते रह गए, नहीं नहीं बेटा हमने पढ़ाया था आपको, आप सही से नहीं पढ़े, कुछ क्वेश्चन हमने कराए थे आप वो देखे ही नहीं, और सो ऑन, है ना। अब इससे एनडीए के हाथ में एक अलादीन का चिराग लग गया है कि भाई मुझे तो अगर सेफ चलना है, कि सरकार मेरी तारीफ कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे से खुश है, एनटी के एम्प्लॉयज मेरे से खुश हैं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही है, हाई कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा है, तो एनटी के हाथ में अलादीन का चिराग है। चिराग ये है कि मुझे अब पेपर टफ ही करवाना है ताकि मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना करे। आप समझिएगा ये जो डायरेक्शन है, कई लोग ये कह रहे थे कि भाई कोटा में कोचिंग सफर कर रही हैं इसलिए ये सब चीज की गई, बट एनटीए इसकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है कि अब ये लोग किसी भी कीमत पर आसान पेपर नहीं देंगे, बिकॉज नाउ दे आर हैप्पी। आप में से लास्ट ईयर कितनी बात हुई थी एनटीए की, एनटीए ने ऐसा कर दिया, अब की बार कोई बात नहीं कर रहा, सब शांत है। तो आप अगर फेल हुए हैं या आपकी स्ट्रेटेजी फेल हुई है, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कहां आप लैग कर गए। मैं एक बहुत स्ट्रेंज चीज अब की बार ऑब्जर्व किया, मुझे यहां नहीं बोलना चाहिए सेमिनार में, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जिनका रैंक टॉप में आता था, वो इस बार 2025 का जो पेपर हुआ उसमें अच्छा नहीं कर पाई, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मैनेज देयर इमोशंस। व्हेन द पेपर विल बी टफ, इट विल टेस्ट योर टफनेस, द मेंटल टफनेस, नॉट द सब्जेक्ट नॉलेज, क्योंकि 3 घंटे आपके पास में 180 क्वेश्चन है। तो इन केस मैं मान लेता हूं, एक केस ये मान लेता हूं कि एनटीए पास हो गया, उसकी स्ट्रेटजी क्लियर है और वो सोच चुका है कि मान लेते हैं पेपर टफ ही आएगा, तो उस सिनेरियो में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ
और इसकी बात करेंगे हम लोग आगे, आपकी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं फिजिक्स पढ़ लूंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ लूंगा और मैं एग्जाम में फूड फाड़ दूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इट हैज बिकम द गेम ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, आप मारे जाएंगे। सो दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और कुछ कारण हो सकता है कि मान लेते हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर था, टाइम मैनेजमेंट पुअर था। आइडेंटिफाई करिएगा, इन चीजों को लिखिएगा और खुद के लेवल पे मार्क करने का प्रयास करेगा। वी आर नॉट, आई एम नॉट हियर फॉर द वन वे कम्युनिकेशन। मैं चाहता हूं कि हम दोनों तरफ से शांति से बात करें ताकि चीजें आपको क्लियर हो। आप इस जगह पर दिक्कत कर गए या फिर आपने ओवर अटेम्प्टिंग करी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आया इस बार कि स्टूडेंट इस परसेप्शन में थे कि 650 तो लाने ही लाने हैं, उससे पहले तो काम होगा ही नहीं, तो दे वेंट फॉर ओवर अटेम्प्टिंग। जो उनको नहीं आ रहा वो भी करके आ रहे हैं वो लोग, या फिर तो उसके चक्कर में क्या हुआ, नेगेटिव मार्किंग हुई। आप खुद इनको लिखिएगा और अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिएगा, या फिर वो बहुत सिग्निफिकेंट सिली मिस्टेक कर गए और लास्ट में सब्जेक्ट नॉलेज की बात आती। तो इसमें से आप लोग जितने यहां पर बैठे हैं उनको क्या एक और बहुत बड़ी दिक्कत जो मेरे को लगी, एक हमारा स्टूडेंट था जिसका नाम देवांग था, देवांग। उसने साल भर में 200-250 के आसपास टेस्ट दिए होंगे, बट उसका एक फिक्स नेचर था कि जब भी एग्जाम होना है मुझे फिजिक्स ही सॉल्व करनी है। और वो फिजिक्स में ऐसा फंसा कि 1.5 घंटे तक फिजिक्स ही करता रहेगा। 505 मार्क्स हैं उसके, लास्ट ईयर उसका स्कोर 643 के आसपास था। तो एक रिजिडनेस भी होती कि यार मैंने तो फिक्स कर रखा है, मैं पहले फिजिक्स ही करता हूं, मैं पहले केमिस्ट्री करता हूं, या पहले मैं बायो ही करता हूं। ये भी एक बहुत डेंजरस चीज हो जाती है आपके लिए। तो इस स्टेटमेंट को काटो, ये सोचो कि आप कहां लैग कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ज्यादातर लोगों का इसी में से कुछ निकल के सामने आएगा। आइदर दे वेंट फॉर द ओवर अटेम्प्टिंग, या फिर वो इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाए, या फिर वो बहुत सिली मिस्टेक कर गए, या टाइम मैनेज नहीं कर पाए। सब्जेक्ट नॉलेज बहुत बाद में आता है, दैट इज द लास्ट पॉइंट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां इस क्लास में बैठे हैं और उनका स्कोर नीट 2024 में 600 से ऊपर था, 600 प्लस। 2024 25 में 600 वाला यहां क्यों बैठेगा, है ना? कई लोग सोचे 25 का पूछो, 24 का क्यों पूछ रहे हो। 24 में आपका स्कोर बताइए एक बार, कितना स्कोर था आपका? 625, ठीक है। इस बार आपका स्कोर कितना रहा है? 510, ठीक है। बैठ जाइए, ये हमारे बहादुर सैनिक आ रहे हैं। आइए आइए आइए, सभी बड़े लोग हैं ये। आप बताइए बेटा एक बार, आपका 645 था, ठीक है। बैठिए। तो भाई ये एक रिजिडनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई मैं ये सोच के चल रहा हूं, जबकि आप लोगों को कहा जाता है जब आपको पेपर मिलता है तो बहुत स्ट्रांगली आपको बोलते हैं कि एक बार पेपर चेक कर लो, किस सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपको लग रहा है कि ये गलत है, कहाँ आपको लग रहा है कि कुछ उसमें बायो इजी है या केमिस्ट्री आसान है या फिजिक्स आसान है। एक फैक्टर होता है, वो अपने को कहीं ना कहीं चेक करना होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि पेपर टफ ही आएगा, मान लेता हूं मैं पेपर विल बी टफ। मान, ये एक्सट्रीम केस है, पेपर बहुत टफ आएगा, हाँ वहां पंखा नहीं चल रहा होगा, लाइट चली जाएगी, ओएमआर मेरी फट जाएगी, रोल नंबर गलत भर दूंगा, सारे सिनेरियो मान लेते हैं, है ना। पेपर इज टफ। अब क्या करना है?
एक्सट्रीम केस ले लिया सीधा ही मैंने, विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हाट कुड बी डन नाउ? देखिए, एक अभी रिसेंटली, मैं शायद यहां एक मेरे पास फोटोग्राफ होना चाहिए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स में से एक फोटोग्राफ में दिखाता हूं आपको, जस्ट ए सेकेंड। ये प्लीज अपने मोबाइल फोन साइलेंट रखिएगा, इस आतंक से हम सभी पीड़ित हैं, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, देख लीजिए। ये 4 बच्चे हैं आपके सामने, ये चारों बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं, जो हम लोगों से ऑफलाइन पढ़ रहे थे। हमारे पास 14 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 4 बच्चे, इसमें से कुछ लोग आईआईटी रुड़की में चले गए, कुछ आईआईटी दिल्ली में चले गए, 14 में से 4 निकले। हमारा फर्स्ट बैच था आईआईटी का। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में। क्या हमने इन लोगों को जेई एडवांस के और मेंस के ऑब्वियसली सिर्फ पीवाईक्यूज करवाए थे, जस्ट पीवाईक्यूज, और कुछ नहीं करवाया। और मुझे पता है कि हमारे वहीं, जहां मैं ऑफलाइन, हम लोग अजमेर भी टीच करते हैं, अभी इस साल यहां जयपुर में स्टार्ट किया हमने, नीट सेगमेंट में इनसे कई गुना टैलेंटेड बच्चे हमारे पास में थे, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इन जे एडवांस वी जस्ट डिड वन थिंग, कि इनको पीवाईक्यूज कराओ। और मैंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने तो एक ही बार किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर आप एडवांस्ड और मेन, इनके जो 30 सालों के, मान लेता हूं मैं लगभग 30 सालों के पीवाईक्यू जो हैं, वो अगर मैं 3 बार कर लेता हूं, जेई मेन एंड एडवांस्ड के पीवाईक्यूज बिना स्किप किए, ये नहीं कि इसमें तो टफ कैलकुलेशन है, इसमें मैथ्स ज्यादा है, इसके तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, मुझे नहीं आता है, सिर्फ 30 साल हो गए, तो मैं टॉप 100 में रैंक लाने की नॉलेज रखता हूं। शर्त यह है कि मुझे रैंडमली कुछ भी सवाल वहां से दिया जाएगा, इट मे बी ऑफ फिजिक्स, इट मे बी ऑफ मैथमेटिक्स, इट मे बी ऑफ केमिस्ट्री, तो मैं अटकना नहीं चाहिए वहां पे। मुझे बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट पूछा गया है। ऐसा नहीं कि ये तो मुझे रिवाइज नहीं हुआ था, मुझे आता नहीं था। तो मैं इस साल क्या सोचता हूं, जैसे मान लो किसी बच्चे ने इस बार बहुत अच्छा किया, लेट्स सी बहुत अच्छा किया, उसका 400 प्लस स्कोर है, 400 प्लस का स्कोर अब की बार मान रहा है कि बहुत अच्छा किया, ग्रेट। तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे साल भर तैयारी करनी है, उसको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मैं जनवरी में जो एग्जाम होगा, आपको पता है जनवरी में जेई मेन होता है 3rd and 4th वीक ऑफ जनवरी। नीट के एस्पिरेंट उसको दे सकते हैं, ये पता है आपको। एडमिशन नहीं मिलेगा आपको आगे कॉलेजेस में, बट यू कैन अपीयर इन दैट, अपीयर उसमें आप हो सकते हैं, एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। यू शुड टारगेट दैट एग्जाम, कि यार मुझे जनवरी में अच्छा करके दिखाना है। दैट विल इंश्योर कि आप फाइनल एग्जाम में, जो आपका मई में होने वाला है, 3 मई को होगा, 3 मई 2026 को आपका पेपर है, इट इज वेरी क्लियर। वहां मैं अच्छा कब कर पाऊंगा, जब मैं पहले हाफ वे में अच्छा कर रहा हूं। एक मेरा स्टूडेंट था, उसका नाम विपुल है, एम जोधपुर उसको मिला, उसने छोड़ा, उसने जेलिन अजमेर लिया, विपुल शर्मा। उसका फिजिक्स का परसेंटाइल जेई मेन में 100 परसेंटाइल था, 12th के साथ में बता रहा हूं मैं, फिजिक्स में। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए कोई भी इंश्योर हो सकता है, श्योरिटी के साथ में कह सकता है कि यार पक्का है ये बच्चा मेन एग्जाम में फोड़ेगा। तो हम ये ना सोचें कि यार मुझे 1 साल तैयारी करनी है, बहुत लंबा पाथवे है, आराम से कर लेंगे। थिंक अबाउट स्प्रिंटिंग, कि मैं 6 महीने में कैसे बेस्ट कर सकता हूं। ये ना सोचो कि अभी तो 322 दिन पड़े, नहीं, वो हमारे भैया बता रहे थे अभी तो काफी दिन है, 311 दिन कल कैलकुलेट किए हैं, कैलेंडर लाए, पंचांग लेके आए हैं, दूध का हिसाब मिटाया पहले, फिर दिन निकाले कितने बचे, काफी दिन बचे हैं। डोंट थिंक अबाउट दैट, यू विल एंड अप वेस्टिंग योर होल टाइम। हम लोग यही तो करते हैं, हम समय निकालते रहते,
एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, मैं कई बार इस कहानी की बात करता हूं, हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हो। सुनी हो तो शांत रहिएगा, नहीं सुनी हो तो ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का था, सोनू नाम का लड़का। उसको कोई गांव में कोई एक लड़की रहती थी, उससे प्रेम हो गया। तो सोनू कोविड टाइम का था, तो स्कूल तो जाना नहीं होता था उसको, रोज गांव में जाता था, उससे मिलता था, बिल्कुल अटेंडेंस पूरी 100% गांव में, रोज जा रहा है मिलने। तो गांव में ऐसी खबर बहुत जल्दी फैल जाती है, तो गांव में सब लोगों को ध्यान चल गई कि भाई ऐसा ऐसी बात है। तो लड़की के पिता को भी बात पता चल गई कि कोई छोरा है, शहर से आता है, इधर हमारे लड़के से मिलता। तो लड़की के पिताजी ने लड़की को बुलाया कि ऐसा कुछ बात है। बोले हाँ पिताजी ऐसी बात है। बोले हम लड़के से मिलना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं उससे, और हम शादी करने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस एक छोटी सी परीक्षा लेंगे। तो सोनू को जब ये बात पता चली कि भाई हमारे होने वाले ससुर जी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंटली गया वहां पे कि मैं कोविड का स्टूडेंट, कभी फेल नहीं हुआ एग्जाम में आज तक, ये छोटी मोटी परीक्षाएं तो ऐसे पास कर लूंगा। तो लड़की के पिताजी उसको एक खेत पे ले गए। खेत पे, कहानी सुनिएगा, हर एक इंसान कनेक्ट कर पाएगा इससे, चाहे 50 साल के हो चाहे 60 साल के हो। बोला ये बड़ा है, इसमें 3 बेल बंधे हुए हैं, 3 बैल छोड़ूंगा 1 बाय 1 करके, और तुम्हें किसी एक बैल की पूंछ पकड़ के रोकना है। अगर पूंछ पकड़ के रोक लिया तो शादी पक्की, और नहीं रोक पाया तो गांव में कभी दिखना मत। उसके पिताजी ने पहला बैल छोड़ा, वो ऐसा दिख रहा था, AI ड्रिवन। यार तो खतरनाक है, पूंछ पकड़ के रोकना तो मेरी बस की बात है ही नहीं। उसने सोचा कि इसके सामने आएगा तो मेरा कचूमर निकाल देगा ये। 3 बैल थे, 3 में से एक की पूंछ पकड़नी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो उसने सोचा 3 ऑप्शन है, एक के पीछे क्यों भागना है, छोड़ दिया। टफ क्वेश्चन था, तो छोड़ना बनता भी है ना यार। ये बात 2025 वाले समझ सकते हैं, नीट 2024 वालों से बात करेंगे तो कहेंगे नहीं 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 हम तो सारे क्वेश्चन पकड़ते हैं। 25 वालों को पता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ चीजें खतरनाक होती है, उनको छोड़ देना चाहिए, डंक मार देती है। तो लगा फेफड़े बड़े पंचर कर देगा, जाने देते हैं। दूसरा बैल आया, वो ऐसा था, इतने बड़े सींग है। सोनू सोच रहा है कि यार मेरे फेफड़े ही पंचर हो जाएंगे अगर इसने मार दिया तो, यहाँ आसपास कोई पंचर की दुकान भी नहीं है। बोला इसको भी जाने दो। 3 ऑप्शन थे, 2 छोड़ दिए, आखिरी ऑप्शन है। मैं बता रहा हूं डिसीजन मेकिंग कैसे स्लो डाउन होती है। अब तीसरा बैल है, तीसरा बैल आता है कुछ ऐसा, सोनू देख के बहुत खुश होकर बोले मेरे जैसा ही है, कमजोर है, इसकी पूंछ पकड़ना कौन सी बड़ी बात है। फिर जाके देखता है तो इसकी पूंछ ही नहीं है, बिना पूंछ का बैल था ये। तो जिंदगी ऐसे ही कुछ हमारे साथ में खेलती है। हमको लगता है ना कि यार कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और हम इस तरीके से एक पूरे साल को महीने में कन्वर्ट कर देते हैं कि अगले महीने से देखते हैं, बाद में देख लेंगे, अभी तो काउंसलिंग होने दो, लेट्स सी लेटर ऑन। टारगेट ये करो कि मुझे मई का सोचना नहीं है, मुझे जनवरी में करके दिखाना है, क्योंकि जिंदगी आपको मौके बहुत कम देगी, धोखे बहुत ज्यादा मिलेंगे। ऐसा होता है ना कि आप किसी डॉक्टर के पास में गए, उसने बोला कि साहब आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, आपकी शुगर बहुत ज्यादा है, बीपी बहुत हाई है, एक्सरसाइज किया करो, डाइट का ध्यान रखा। रहे भाई तो स्टेंट कहाँ डले हैं, ठीक ही तो है, वेट फॉर दैम। तो आपको लगता रहता है कि नहीं नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, तो फिर वो समय कभी नहीं आता एंड यू लॉस्ट एवरीथिंग। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस हियर। कहने का मतलब क्या है कि मैं ये सोचूंगा कि मुझे पेपर टफ है, ये पक्का है, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं पेपर टफ ही आएगा। हो सकता है कि
थोड़ा सा लेवल डाउन हो जाए, बट वो पेपर नहीं आएगा जहां कट ऑफ 650 हो। रिमेंबर दिस, बिकॉज नाउ एनटीए हैज नॉन कि इस तरीके से खुद की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर सकता है। ना बच्चे कुछ बोलने वाले, लीक हो गया तो क्या उखाड़ लोगे? जब 4 घंटे में सॉल्व नहीं हो पा रहा अंदर बैठ के, तो बाहर के लोग क्या कर लेंगे? इट इज क्लियर फॉर देम नाउ। और इससे एक और चीज हुई है, एक और चीज हुई, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स 2026 में कम होंगे। क्यों? आपको पता है। हम जो डेटा देख पा रहे हैं ऑनलाइन बेसिस में, ऑफलाइन बेसिस में, सब जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट 50% से कम है इस साल। तो जब चीजें टफ हो जाती है तो 90% लोग तो बंद कर देते कि भाई हमारी बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। अब इसको आप मौका मानते हो, ऑप्शन मानते हो, दिस इज टोटली योर चॉइस। बट मैं मानता हूं कि कोई सीरियस एस्पिरेंट अगर है जिसको लगता है कि मुझे तैयारी करनी है, उसको एक चीज के साथ में अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए कि मुझे जेई मेन और एडवांस्ड। पता इंटरेस्टिंग बात क्या है? खुद जेई एस्पिरेंट ये सवाल नहीं करते हैं। इतने सारे जेई एस्पिरेंट्स को, जैसे मैंने कहा भी, मैंने बताया था 14 स्टूडेंट्स का नंबर था, 4 सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से किसी ने नहीं किया। क्योंकि वहां आपको कितने नंबर लाने हैं? 360 में से आईआईटी दिल्ली में कौन गया है जिसके 360 में से 150 नंबर है? नीट में तो ऐसा नहीं है, देयर इज अ हेल लॉट ऑफ कंपटीशन इन द नीट सेगमेंट। तो मैं सबसे पहली बात, पेपर विल बी टफ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यू नीड टू गो थ्रू द जेई मेन एंड एडवांस क्वेश्चन। और अगर आप वो सवाल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि नीट 2025 में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो वहां से लिए गए हैं। गलती से आप उनको देखिए तो आपको पता लग जाएगा। बहुत सारे सवाल वहां से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिए गए। ठीक है, आई होप पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को क्लियर है। विशेष तौर से उन बच्चों के लिए थी ये चीज जिनको लग रहा है कि हमारा स्कोर हाई है, अब हमको क्या करना चाहिए। तो टारगेट फॉर जेई मेन जनवरी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तीसरी बात, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उनको कुछ देखो, एनटी को पता है पेपर टफ देना है, आपको पता लग गया पेपर टफ देना, तो क्या करना है? अब हमें कुछ टफ गोल्स की जरूरत है। देयर शुड बी सर्टेन टफ गोल्स, और मैं वो सबको बता रहा हूं वो क्या हो सकते हैं जिससे आपकी तैयारी स्मूथ हो सकती है। एक चीज बहुत क्लियर रखना, मैं आज भी बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं नीट सेगमेंट में जो डिसीजन को लेकर क्लियर नहीं है कि हमको करना क्या है। आपने रोड पे, ये रोड है, इस रोड पे आपने बहुत सारे कुत्ते मरे हुए देखे होंगे। हाईवेज पे बहुत सारे कुत्ते मरे हुए होते हैं, बहुत सारे। कुत्ता जानवर का नाम नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है माइंडसेट की। जैसे मान लो आपके सामने एक कुत्ता है, समझना एक बार कुत्ता कैसे कंफ्यूज होता है। मेरे सामने कुत्ता है, मेरे सामने जो लोग बैठे हो वो मत मान लेना, एग्जाम्पल बताओ ना, मेरे सामने कुत्ता है, ठीक है ना। अगर मैं कुत्ते के बाईं तरफ एक हड्डी का टुकड़ा फेंकू मान लो, या मीट बोल देता हूं, तो कुत्ता भागता हो जाएगा, उठाएगा, खा लेगा, मजा आ गया मालिक और दो। अब अगर मैं दाईं तरफ फेंक देता हूं, कुत्ता फिर भागेगा, उठाएगा, खा लेगा, मालिक फिर पूंछ हिलाएगा, मालिक थोड़ा। अब क्या फिर बाईं तरफ फेंक रहा हूं, फिर भागेगा, खा लेगा। ये सेम काम तुम शेर के साथ में करके देखो, फेंको मीट का टुकड़ा, वो तुम्हें देखेगा, तुम भी तो मीठी हो, तुम्हें निपटा दे। माइंडसेट का डिफरेंस। अभी तो नाउ वी आर हाइपर एनर्जाइज्ड कि भाई चलो परीक्षा हो गई है, हम फेल हो गए हैं, तैयारी वापस करनी है, तो ये मोटिवेशन रहता है बट खत्म हो जाता है।
इस साल 50% बच्चों का मोटिवेशन पेपर ने खत्म किया और 50% बच्चों का आपको पता है दिवाली के बाद खत्म हो जाता है। लोग बाग नहीं कर पाते तैयारी, दे आर कंफ्यूज्ड। पता है रोड पे कुत्ते क्यों चिपके हुए हैं इतने सारे? मुझे दुख है कुत्ते मर गए, कुत्तों के समाज को भी दुख है, इसलिए आपने देखा होगा आजकल कि कुत्ते बहुत सारे गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगे हैं कि गाड़ियां मार के जाती है इनको। बट कुत्ता खुद के माइंडसेट से मरता है। वो जब यहां रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है ना यहां पर, तो सोचता है कि यार ये गाड़ी तेज आ रही है, यहां पे गाड़ी आ रही, मैं वापस चलता हूं, ते वापस जाता है। ये गाड़ी वाला इस तरफ ही काट रहा होता है कि यार कुत्ता निकल जाए, ये कुत्ता यहां चिपक जाता है। क्योंकि उसकी थिंकिंग क्लियर नहीं कि मुझे करना क्या है। उसी रोड पे गाय बैठी है आराम से और जुगाली कर रही है, सब साइड से जा रहे हैं। उसकी थिंकिंग क्लियर है कि मुझे रोड पे ही बैठना है, अब चाहे गाड़ियां आ रही तो आ रही, आई डोंट केयर। तो अगर तुम ड्यूल माइंडसेट के साथ में हो कि मैं करूं कि नहीं करूं, मैं करूं कि नहीं करूं, फिर मत करना। या तो करना या फिर मत करना। ड्यूल नेचर में रहोगे, हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहोगे तो मारे जाओगे। अब मैं हड्डियों की बात कर रहा था, जो हम कुत्ते के सामने मीट के टुकड़े फेंक रहे थे, वो टुकड़े नहीं है, अपॉर्चुनिटीज है। तुम साल भर तैयारी करोगे, तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि आज तो पढ़ने का मन नहीं है, सो जाते हैं, आज तो थके हुए हैं, आराम कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, अभी सर का सेमिनार तो लेट होगा, चाय ही पी लेते हैं, आराम से चल लेंगे, है ना। तो यही आलसपन आपको खत्म करता जाएगा। डेली कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो फिर कोई मतलब नहीं। तुमको किसी दोस्त ने बोल दिया चल मूवी देखने चलते हैं, चल आज तो शादी में है, कहीं खाना खाने चलते हैं, तो हर दिन एक आपका खराब होता जाता है। बहुत प्राचीन बात है, एक फोटो दिखाता हूं आपको। ये फोटोग्राफ ये सब लोगों ने देखा होगा, सब लोगों ने, लेकिन समझा किसी ने नहीं है, देखा सबने है इसको। कितने लोगों ने देख रखा है ये फोटोग्राफ कभी ना कभी अपनी लाइफ में? सीरियसली सिर्फ 3-4 लोग। फिर बाकी सब लोग क्या करते भाई आजकल है? देखते तो सब फोनों में ही रहते हैं आजकल हमारे देश में, दिमाग सबके बंद हो गए हैं। ये एक पहलवान, इनका नाम है मिलो, इनसे मिलो आप एक बार। ये क्रोटोन एक सिटी है साउथ इटली में, वहां के पहलवान है। क्रोटोन साउथ इटली की एक सिटी है, इनका नाम है मिलो। ये एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव ओवरलोड के, बॉडी बिल्डिंग में इनका बहुत तगड़ा नाम है। इस इंसान ने 32 टाइटल जीते हैं और 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल इस इंसान ने। इसके घर में गाय का बछड़ा हुआ, घर में। समझना कि तुम कैसे रिलेट कर पाओगे इसे। और एक गाय के बछड़े को उठाकर क्रोटोन सिटी में 3 किलोमीटर की रेडियस में चक्कर काट के आता, हर रोज बिना छुट्टी लिए, रोज उठा रहा है। अब गाय का बछड़ा क्या होता है, वो तो रोज चारा खाएगा, दूध पिएगा, तो मोटा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। मान लो ये बीच में काम नहीं करता कि भाई आज 3 दिन से दर्द हो रहा है, मन नहीं है, तो गाय का बछड़ा तो खाया जा रहा है, वो तो मोटा होता जा रहा है। इस इंसान की ट्रेनिंग को आइडियल ट्रेनिंग माना जाता है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। बॉडी बिल्डिंग की भाषा में इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि मैं हर दिन स्ट्रांग हो रहा हूं, मेरा ऑब्स्टेकल या जो मेरा चैलेंज है वो भी स्ट्रांग हो रहा है, मैं फिर भी उसको हर दिन उठा रहा हूं और ये काम मैं 4 साल तक कर रहा हूं। इसी कंसिस्टेंसी की वजह से मिलो को ओलंपिक में 6 बार गोल्ड मेडल मिला। कंसिस्टेंट ऑन डेली बेसिस, इंप्रूविंग माई सेल्फ ऑन रेगुलर बेसिस।
ऐसा नहीं कि, क्योंकि मैं आज की बात नहीं, मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं। जब मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में था, मैं तब से टीचिंग करना स्टार्ट किया था, बिकॉज टीचिंग वॉज माई प्रोफेशन, पैशन, बस सब कुछ बोल सकता हूं उसके लिए कि मुझे अच्छा लगता है। व्हेन आई चेंजेस द इमोशनल स्टेट ऑफ द पीपल, आई लव इट। और मेरी सिस्टर मेरी पहली स्टूडेंट थी जिसने 2014 के बैच से एमबीबीएस किया था, अभी वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। हर साल मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और नहीं कर पाते। मतलब वो सिंपल रूटीन भी फॉलो नहीं कर पाते। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद सिंपल चीजें कितनी मैटर करती है। जैसे मान लो मुझे एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुबह उठ के जूते पहन लेना इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज अपने आप होती है। मान लो मुझे रोज पढ़ना है, तो रोज पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं टाइम से उठ के चला जा रहा हूं वहां जहां पढ़ाई होती है, दैट इज एनफ। लेकिन मैं चद्दर तान के सो रहा हूं क्योंकि मजे करना है। तो आपको क्या लगता है ना, हम लोग क्यों क्विट कर देते हैं? उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है। आई विल लेट यू नो कि हमारे क्विटिंग के पीछे कौन सा फैक्टर काम करता है। द फैक्टर इज कि हम लोगों को लगता है कि जिंदगी ऐसे काम करनी चाहिए कि हमने एफर्ट लगाया, ये हमारा एफर्ट है और ये हमारा आउटपुट है। इसको ध्यान से समझिएगा, ऐसा आना चाहिए। जबकि कर्व कभी भी ऐसा नहीं आएगा, कर्व हमेशा ऐसा आएगा, लेग लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेशनरी फेज, कि एक टाइम ऐसा आएगा हम कितना एफर्ट कर ले इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। यहां इंप्रूवमेंट आया था, हमारे पास लीप मिला था, हमको लीप मिला, ये स्टेशनरी फेज आया, फिर ये डिप आ गया, फिर ग्रोथ हुई, फिर स्टेशनरी फेज आया, फिर डिप आ गया। इन्हीं डिप में बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं, खत्म तैयारी। तो टफ गोल्स आपको रखने पड़ेंगे। अब टफ गोल्स क्या है? सबसे पहला गोल 1500 घंटे का टारगेट करो कि मुझे साल भर में कम से कम 1500 घंटे पढ़ाई करनी है। काउंट करके। तुम्हें ऐसी जरूरत नहीं कि तुम लोगों को पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि हाँ बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, बड़ा भाई पूछ रहा है, बड़ी बहन पूछ रही है। सी योरसेल्फ 1500 घंटे। एक चीज को पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। रहीमदास जी की एक बड़ी फेमस बात है, एक है सादी सब सदे, सब सादे सब जाए। एक को साधने से सब चीजें ठीक हो जाती है, सबको ठीक करने की कोशिश करोगे सब बिगड़ जाता है। जब पेड़ में फल चाहिए, फूल चाहिए, तो पानी फल और फूल को नहीं, जड़ को देते हैं। एक को साधना होता है। तो मैंने एक गोल सेट किया कि मुझे 1500 घंटे पढ़ना है, दैट इज एनफ। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, दैट इज सेकेंडरी एस्पेक्ट। आई डिसाइडेड वन थिंग, मुझे 1500 घंटे पढ़ना है। फिर मुझे कोशिश करना है कि मैं मैक्सिमम पेन चलाऊं। लॉन्ग टर्मल न्यूरल कनेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी वो पेन चलाने से डेवलप होते हैं। मैं चाहता था स्लाइड लिख के ला सकता था कि लिख लो देख लो, बट मैं खुद लिखता हूं और लिखवाता हूं, इसे चीजें टिकती है दिमाग में। क्योंकि सारा गेम तो ले दे के मेमोरी का है, टेस्ट तो आपकी मेमोरी होनी है। कोई परीक्षा आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं कर सकती, दे टेस्ट योर मेमोरी, जस्ट मेमोरी। वर्ल्ड की कोई सी परीक्षा पेन चलाने से वो ठीक होती। खैर 1500 घंटे। मैं एक गोल सेट करूं कि मुझे कम से कम साल भर में 60 पेन खत्म कर देने हैं। हम तो उंगली रगड़े जा रहे हैं मोबाइल के ऊपर, कुछ निकल गया उसमें से। बिहार में कुली है, एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पे एक कुली की कहानी बड़ी फेमस है। माफ करिएगा, केरला एर्नाकुलम। नेटिव प्लेस उनका बिहार है, नेटिव प्लेस उनका बिहार है। रेलवे स्टेशन की बात बता रहा हूं।
इस कुली ने केरला पब्लिक सर्विस कमीशन केपीएससी और उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है। कैसे? स्टेशन के वाईफाई से लेक्चर सुन सुन के, अपनी आंखों को मोबाइल फोन को नहीं दिया कि चलाए जा रहे हैं। इसमें कुछ बाहर आया क्या आज तक? क्या निकालना चाहते हो तुम? कुछ ही बाहर नहीं आया आज तक, सब गया ही है उसके अंदर। आंखें फूट गई हैं, टायर निकल गए, बैठे बैठे मोटे हो गए, सांस भरता है, हाँपते हैं, आंखें खराब हो गई, पैसा चला गया, टेंशन जमाने भर की होगी, कुछ निकला नहीं इसमें। उस इंसान ने क्या किया? स्टेशन का फ्री वाईफाई है, मैं सिर्फ सुन रहा हूं, लेक्चर सुन रहा हूं, क्योंकि वो थ्योरेटिकल चीजें हैं, बहुत लैंग्वेज बेस्ड चीजें होती है, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी। पेन नहीं चलाना है। वो इंसान सामान लेके जा रहा है तब भी लेक्चर सुन रहा है। असीम सुविधाएं हैं आज हमारे पास में, असीम। किसी को यहां आने की जरूरत ही नहीं है। सब कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारी दुकानें हैं भाई, ये भी दुकान है। ये बात बोलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए होती, मैं हमेशा कहता हूं बात, ये सच है। इस रोड पे और बहुत सारी दुकानें, लोग जाते हैं, पैसा देते हैं तो ना सेलेक्ट हो पाते। सेलेक्ट तो तुम होगे, तुम्हारे जुनून से होगे। उसने केपीएससी क्रैक किया, यूपीएससी क्रैक किया, कानों के दम पे। तुम्हें खराब आंखें करती है, आगे कान लेके जाते हैं। तो हमें खराब आंखें करती है, हाँ हम आंखें खराब कर लेते हैं, इन्हीं को खत्म कर देंगे। तो 7 पेन मुझे खत्म करने, फिर मुझे DWR एक डायरी आती है, ये 300 दिन तक भरनी है, 300 डेज। ये DWR है, दिस वन, दिस वन। D फॉर व्हाट आई डिड, मैंने आज क्या किया। W फॉर व्हाट आई विल, मैं कल क्या करूंगा। A फॉर मेरा अचीवमेंट क्या है। R फॉर मेरा रिग्रेट क्या है, मेरा रिग्रेट क्या है कि मैंने क्या गलत किया आज। ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए हमारे पास। दूध का हिसाब सबके पास में, खुद का हिसाब किसी के पास में नहीं। द ओनली थिंग यू गॉट हियर इज द टाइम एंड यू आर वेस्टिंग दैट सक्सेसफुली। जिंदगी का मतलब सिर्फ टाइम है, हम वही खराब करते हैं। फिर 50 पेपर हमको कम से कम देने हैं, 50 पेपर्स एटलीस्ट, जो फुल सिलेबस टेस्ट हो सकते हैं एटलीस्ट, और 2025 के लेवल पे ही होने चाहिए। यानी 1500, 60, 300, 50। और इसमें ध्यान रखना है कि समय मुझे ऐसे डिवाइड करना है 3:2:1 में। यानी कि मुझे तकरीबन अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं परफेक्ट फॉर्मेट में, तो 750 घंटे के आसपास तो मुझे फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी इसमें। 750 घंटे, 500 घंटे के आसपास केमिस्ट्री और 250 घंटे के आसपास बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने से ही लॉन्ग टर्मल न्यूरल नेटवर्क जो मेमोरी के लिए जिम्मेदार हैं वो डेवलप होते हैं। अब आप लोगों को आपके माँ बाप कभी फोन करते हैं, वो पूछते हैं कि बेटा पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? ये पढ़ रहे हैं कि कोमा वाला इंसान लिविंग होता है कि डेड होता है। क्या पढ़ रहे हो? लिविंग बर्ड। ले दे के बायोलॉजी पढ़ते हो सुबह से शाम तक, कुछ नहीं होगा उससे। डॉक्टर्स और नर्स में सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का डिफरेंस होता है, बायोलॉजी दोनों को बराबर आती है। जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया था तो हमारा नर्सिंग का बैच भी था, एक एमबीबीएस का बैच भी था। तो एमबीबीएस वाले बैच में जो डॉक्टर्स थे उनको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी आती। नर्सेज जो थी, जो बीएससी नर्सिंग करने आए थे लोग, उनको बायोलॉजी हमसे अच्छी आती थी। बाइकास्पिड वॉल, ट्राइकास्पिड वॉल, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सब पता था उनको, बस फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आती थी। सो इफ यू कांट इन्वेस्ट इन द फिजिक्स केमिस्ट्री, यू शुड स्टॉप थिंकिंग अबाउट बीइंग ए डॉक्टर। नहीं बन पाएंगे आप। इट्स ए गेम ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री ओनली। क्यों? क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे तो आपकी बायो अपने आप ठीक होगी, अपने आप। जिस साल मैं सेलेक्ट हुआ, मैंने बायो फरवरी से पढ़ना शुरू किया था। मैं 1000 बार ये बात बोल चुका हूं ऑनलाइन वीडियोस पर। फरवरी से लोग बाग जब शुरू करते हैं तैयारी, तब बायो पढ़ते रहते हैं, एंड करते हैं तब बायो पढ़ते रहते हैं। भूल जाओगे तुम बायो, कितनी पढ़ लो, आज पढ़ोगे कल भूलोगे, कल पढ़ोगे परसों भूलोगे, परसों पढ़ोगे तरसों भूलोगे। याद करके दिखा दो बायो,
इन्वेस्ट इन द टफ थिंग्स टू मेक लाइफ इजी, बट यू इन्वेस्ट इन द इजी थिंग टू मेक योर लाइफ टफ। टेस्ट होने वाला, टेस्ट होने वाला है, 2 दिन पहले क्या करा, बायो पढ़ ली, बायो पढ़ ली, अब टेस्ट में नंबर आ गए, फिर माई लाइफ माई रूल्स, इज्जत बच गई, एंड यू आर गॉन। इफ यू कांट इन्वेस्ट इन टफ थिंग्स, देखो दुनिया आपको पैसा किस लिए देगी, जब उनकी टफ चीजें आप सॉल्व करोगे। पैरासिटामोल तो कोई ले लेगा नहीं, तुम मुझे दिमाग लगा के बताओ कि दुनिया किसको पैसा देगी, जो कार्डियो सर्जन है या फिर उसको जो एक सिर्फ फिजिशियन है। ज्यादा पैसा कौन कमाएगा, कार्डियो सर्जन, मतलब जिसको हम लोग CTVS बोलते हैं, कार्डियो थोरेसिक। क्यों, बिकॉज दे आर डूइंग टफ प्रोसीजर्स। न्यूरो सर्जन, गैस्ट्रोएंट्रो सर्जन, दोज हु आर डूइंग समथिंग सुपीरियर विल अर्न मोर। आज हमारे देश में आप देखो, मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूं कि हमारे देश में IAS 5,000 के आसपास है, न्यूरो सर्जन 1,000 के आसपास भी नहीं है। आज हमारे देश में IRS और IPS वो भी 5,000 के आसपास है, 4,500 के आसपास। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो MBBS MD DM होता है 600 के आसपास। यू कैन सर्च दैट डेटा, 600 के आसपास। तो टफ चीजें आपको करनी पड़ेगी, और टफ चीजों की मैं बात कर रहा हूं, आई टॉक अबाउट द फिजिक्स, आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, नॉट बायोलॉजी। उसमें मारे जाओगे आप। और मिलो जैसी कंसिस्टेंसी कि मैं हर दिन बेटर कर रहा हूं। इन केस मान लेते हैं आपकी तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, तो 1500 घंटे का सोचो। ये मत सोचो कि मेरा दिन खराब हो गया। आधे लोग तो यही करते हैं, एक दिन टाइम टेबल बनाया, बहुत खतरनाक टाइम टेबल बनाते हैं लोग बाग आजकल के। क्या करते हैं उसमें, 8:45 तक पढ़ूंगा, फिर 8:45 से 8:46 तक टॉयलेट जाके आऊंगा, और इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, मान लो टॉयलेट नहीं आई उसको, तो बोलता है नहीं टाइम टेबल बेकार है, हटाओ इसको, ये तो नकली टाइम टेबल है, कल से फॉलो नहीं करेंगे इसको। तो हम विजन रखेंगे ना ये कि भाई मैं 1500 घंटे पढ़ूंगा, मान लो मैं 3 घंटे पढ़ पाया, तो मैं नेक्स्ट डे उसको कंपनसेट करने की कोशिश करूंगा, मैं 7 घंटे पढ़ लूं, मैं 10 घंटे पढ़ लूं। लॉन्ग टर्मल विजन मेरा ये है, वो डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इससे इंपॉर्टेंट बात, होपफुली आपने ये चीज नोट डाउन कर ली होगी, 1500 घंटे, 60 पेन, और ये पेन जो जब खाली हो जाए तो फेंकना मत, इसको फेंकना मत, संभाल के रखना। वही तुम्हें मोटिवेट करेगा कि मैंने 10 पेन खाली कर दिए, मैंने 15 पेन खाली कर दिए, मुझे संभाल के रखना है इसको। और खाली ऐसे नहीं करना कि पेन लिया है, निकाली रिफिल, कितने करने सर बताओ, 160, इधर लाओ पेन लाओ, जय सुबह शाम फूके मार रहे हैं बस। एफर्ट शुड बी देयर। उससे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं ये चीज देखा हूं कि परीक्षा चाहे कोई भी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीएससी के लिए भी मैंने एक बुक लिखी है, अफसर नाम है उसका, अफसर। इसके अलावा हमारी हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी निचोड़ आती है 6 to 12 की। खैर वो अलग चीज है, मेरे बहुत सारे दोस्त इस सेगमेंट में हैं तो उनकी थोड़ी सहायता मिल जाती है, मैं काम करता हूं। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, इट्स यूपीएससी, इट्स जेई, इट्स नीट, चाहे कोई सा ही परीक्षा, दे कैन डैमेज यू। और मैं देखता हूं हर साल, दे कैन डैमेज यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, हर एक एस्पेक्ट में खत्म कर सकते हैं आपको, कोई सा भी एग्जाम। बहुत सारे लोग एग्जाम की तैयारी की वजह से खत्म हो जाते हैं कि यार मैंने एग्जाम की तैयारी की थी, उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया, उसके बाद मुझे एंजाइटी हो गई, उसके बाद मुझे ये डिजीज हो गई, उसके बाद मुझे वो डिजीज हो गई। कोई भी नीट एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट फिट नहीं है, कोई फिजिकली अनफिट है, कोई मेंटली अनफिट है। सही कह रहा हूं या आप ओलंपियन हो सारे कि नहीं नहीं हम तो सुपर फिट है, करवा दो कंपटीशन कभी भी, नॉट फिट एनफ। क्योंकि किसी भी चीज जो आपको मेंटली चैलेंज कर रही है ना, वो आपके हार्मोन्स को इंबैलेंस करती है, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। फिर कॉर्टिसोल का लेवल जब बढ़ता है स्ट्रेस हार्मोन का,
तो सब डैमेज करता है। और 90% स्टूडेंट जो अपनी तैयारी छोड़ देते हैं, उसके पीछे एक ही रीजन होता है, हेल्थ, एनर्जी, क्योंकि एट द एंड इसी से होना है सब कुछ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 70+ उनकी उम्र है। वो इंसान अगर आज आके खांस दे सबके सामने भाइयों बहनों वोट देना, बस की बात नहीं, नो वन विल वोट हिम, नो वन, बिकॉज वी आर वोटिंग हिम बिकॉज ऑफ एनर्जी। जिस इंसान को सक्सेसफुल होना है उसके बाद बीमार होने का समय नहीं, और जो बीमार हो गया वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, पक्का है ये। तुम 7 दिन क्लास छोड़ दिए, 10 दिन क्लास छोड़ दिए, 15 दिन क्लास छोड़ दिए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। You will stop your efforts because of lack of energy, and lack of energy happens when you lose your health. The most important point of this session. ये तुम्हें तैयारी छुड़वाएगा। अब क्या किया जाए, तो यहां समझो 3 चीजें हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब कुछ काम कर रहे हो तो उसमें पूरा फोकस करो, पूरा कंसंट्रेट करो। जैसे आप लोग यहां बैठे हो भी, तो पूरा कंसंट्रेशन से चीजें सुनो, वरना ये टाइम भी खराब हो जाएगा आपका। हम लोग, हमारे साथ दिक्कत ही है सबसे बड़ी, कि हम लोग क्या है ना, जो पल है ना उसमें नहीं जिएंगे, हम कल में जिएंगे। अरे यार वो दूसरा काम फंस गया, वहां जाना है, अरे यार वो 3 दिन पहले ये हो गया था यार। हम या तो फ्यूचर में जी रहे हैं या पास्ट में जी रहे हैं, यहां कोई नहीं है, यहां क्या चल रहा है उससे मतलब ही नहीं है। इसको बोलते हैं रियल टाइम वेस्ट करना। मतलब लोग बाग जो 60 साल जी रहे हैं ना, वो 20 साल ही जी रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट में तो 20 साल थे, 20 साल फ्यूचर में रो रहे थे और 20 साल पास्ट में रो रहे थे। बी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें क्या करना है वो समझो, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे संसार में एक बहुत महान व्यक्ति हुए बुद्ध। आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं या मैं जो खड़ा हूं, इस इंसान के सामने कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं था। राजकुमार सिद्धार्थ इनका पुराना नाम था, राजकुमार हुआ करते। इनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ, नौकर चाकर, महल, गाड़ी घोड़ा, सब। ही लेफ्ट एवरीथिंग। किस उम्र में? पीक उम्र में, 32 साल की उम्र में इंसान जाता है जंगल में, 82 साल तक। इस इंसान ने एक ही काम किया 50 साल तक, प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन, ध्यान, एकाग्रता, कि मुझे कंसंट्रेशन का अभ्यास करना है। और जब कहा जाता है किताबों में कि राजकुमार सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हो गया था, फिर वो भगवान बुद्ध बन गए, ये सत्य का ज्ञान क्या है? दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन। कि आपको अगर खुश होना है, अगर आपको प्रोडक्टिव होना है, आपको शांत रहना है, तो आपको कंसंट्रेशन का अभ्यास करना पड़ेगा। वरना आप जिंदगी में उदास रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। 50 साल तक सिर्फ सांस पे ध्यान दे रहा है इंसान, सत्य का ज्ञान होना। अब हम लोग जो स्टूडेंट है उनका धर्म यही तो है, प्रैक्टिस द कंसंट्रेशन। क्लास में बैठे हैं, घर का सोच रहे हैं, घर पे हैं, क्लास का सोच रहे हैं, कहीं घूमने गए, घर की टेंशन, घर पे आ गए, घूमने की टेंशन। अगर मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ आप लोगों से बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा है इस वक्त, कुछ भी नहीं। क्योंकि कंसंट्रेशन इज द प्रेजेंट, डिस्ट्रैक्शंस आर द पास्ट और फ्यूचर, जो कभी नहीं आए। दे आर गॉन, आइदर गॉन या फिर आए ही नहीं। बट वी एंड अप वेस्टिंग टाइम। आप लोगों को पता नहीं होगा, शायद पता ही नहीं होगा कि हमारे दिमाग में 70 से 80 हजार थॉट्स रोज आते हैं, विचार रोज आते हैं, उसमें से 95% नेगेटिव होते हैं। या तो फ्यूचर का सोच रहे होते हैं या पास्ट का सोच रहे होते हैं। और हमारे शरीर की 90% ऊर्जा ये विचार ले जाते हैं। वो जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम जप करो, राधा नाम जप करो। What he is trying to say is that if you are following one thought continuously, कि मैं एक नाम ले रहा हूं, तो मैं उन नेगेटिव विचारों को खत्म कर रहा हूं। इससे मेरा समय पास्ट में और फ्यूचर में खराब नहीं होगा, मैं प्रेजेंट में रह पाऊंगा, तो मेरी मेंटल एनर्जी प्रिजर्व रहेगी। और जब मेरे पास मेंटल एनर्जी रहेगी तो मैं उस एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ ढंग का कर सकता हूं।
बट वी आर लूजिंग ए लॉट ऑफ एनर्जी इन थॉट्स, वी आर ड्रेनिंग आवरसेल्फ। तो हम जब हम बोलते हैं नाम जप करना, दैट इज अगेन ए प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन, जिसके माध्यम से हम अपने आप को प्रेजेंट में रखते हैं, ना पास्ट में जाते हैं ना फ्यूचर में जाते हैं, वी आर ट्राइंग टू बी इन द प्रेजेंट। और जब तुम्हारे हाथ में पेन और पेपर दिया गया, तो ये पेन और पेपर किस चीज की प्रैक्टिस है? ये सिर्फ प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस है कि भाई तुम पेपर पे पेन चलाओ, उसको ध्यान से देखो कि तुमने क्या लिखा है। क्लास में तुम ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान का अभ्यास करो। हम वही नहीं कर रहे हैं और जिंदगी भर परेशान रहते हैं। या जितने लोग, जिसको मान लो बीपी हो गया, जिसको मान लो शुगर हो गया, उसका कारण एक ही तो है, वो वर्तमान में तो जिए ही नहीं, फ्यूचर में या पास्ट में। चीनी खाने से थोड़ा ना शुगर होता है दोस्त, और नमक खाने से बीपी नहीं होता। डॉक्टरी में हमको ये पढ़ाया है, चिंता से जरूर होता है। तो हमको हमारी हेल्थ, चाहे वो फिजिकल लेवल पर हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, सेक्सुअल हो, हर लेवल पर कैसे प्रोटेक्ट करनी है उसको समझ लीजिएगा एक बार। 4-5 चीजें हैं इसकी। स्लीप है, एक्सरसाइज है, डाइट है, डीप ब्रीदिंग है, हाइड्रेशन है। यानी कि सोना है, एक्सरसाइज करनी है, खाना अच्छा खाना है, गहरी सांस लेनी है और पानी पीना है। अब ये बोलना आसान है, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो निकल जाएगा सिद्ध। सिद्ध सिद्ध होने का रास्ता है ये। लेकिन इसमें से कौन सी वो चीज है जिससे सारा काम हो जाएगा? मैंने बोला कि रहीमन दास जी ने कहा एक है साधी सब सदे, एक को साधने से सारा काम हो जाएगा। तो एक चीज निकल के आएगी, एक्सरसाइज। कोई भाई तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो चाहे बड़े बन जाना, डॉक्टर बन जाना, आईएएस बन जाना, आईआईटीएन बन जाना, अपना शरीर बेच के कुछ मत बनना, क्योंकि शरीर नहीं खरीद पाओगे। तो एक इंसान जिसके पास में 50 करोड़ रुपया भी है ना, मान लेते हैं, वो गरीबी से सिर्फ एक बीमारी दूर है। गरीबी से सिर्फ एक बीमारी दूर है, ये खत्म कर देगी उसका 50 करोड़। एमबीबीएस की वैल्यू 1 करोड़ की है मार्केट में। नीट क्रैक करने के बाद आप करोड़पति हो जाते हो। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस ये तो है। तुम करोड़पति बन गए तब भी तुम लीवर नहीं खरीद सकते, फेफड़े नहीं खरीद सकते, दिमाग खराब हो गया तो खरीद ही नहीं सकते। तो ये चीज अपने को करनी है। स्लीप, सोना प्रॉपर है, एक्सरसाइज करनी है, डाइट का ध्यान रखना है, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन। एक्सरसाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पसीना बहाओगे तो भूख लगेगी, डाइट अपने आप ठीक हो जाएगी। एक्सरसाइज में सांसें गहरी होती है, पसीना बहता है तो पानी पीना पड़ता है और नींद अच्छी आती। ये है एक है सादी सब सदे में, पसीना बहाओ। और पसीना बहाने में सबसे बढ़िया तरीका है सीढ़ियां चढ़ो 20 मिनट। कई बार मैं चीज कह चुका हूं, कई बार। और मैं तो 1.25 घंटा सीढ़ियां चढ़ सकता हूं, मेरा तो स्टेमिना बन गया है। 1.25 घंटा 10 सीढ़ियां पकड़ लो। एक बच्चा मुझे कहता है कि सर हमारे घर में तो मैं जो है वो क्या 10 सीढ़ियां ही हैं, हम कैसे 20 मिनट चढ़े, वो तो क्या खत्म हो जाती है। अब मैंने कहा उल्लू के पट्टे, वापस उतरना भी है। 20 मिनट रोज, इससे आपका बहुत भयंकर पसीना आएगा, थकान होगी, नींद आएगी, भूख लगेगी, पानी पियोगे, डीप ब्रीदिंग होगी, सारा काम होगा। फिर ये तो हो गया आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए एक टर्म आता है RSRM, ये होपफुली आप लोगों तक विजिबल होगा। RSRM, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक है सादी सब सदे में बोल रहा हूं मैं, M और E बहुत महत्वपूर्ण है। E फॉर एक्सरसाइज और M फॉर ए मेमोराइजेशन। यानी कि मनन करना। आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहेंगे। जैसे यहां आप लोग बैठे हो, भी मैं कुछ बोल रहा हूं, तुम कुछ और सोच रहे हो। आप में से 80% लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे पता है, वो कहीं और है। ये क्लास में भी होता है। 80% लोग क्लास में नहीं होते, फिजिकली होते, मेंटली नहीं होते। आप खा रहे हो, आप नहा रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप यहां आ रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, आपके दिमाग में कंटेंट चलना चाहिए। मान लो मुझे एक चैप्टर आता है, फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, आप खड़े हो जाइए, कौन सा चैप्टर आता है आपको अच्छे से?
चैप्टर सबसे अच्छा कौन सा आता है? यूनिट्स एंड डायमेंशन आती है। चलो कोई बायोलॉजी का चैप्टर बताओ। ब्रीदिंग आता है। उसके पहले कुछ नहीं पढ़ा तुमने यहाँ आने से पहले? ये वही चैप्टर बोल रहे हो जो यहाँ चल रहे हैं सारे? ठीक है, ब्रीदिंग मान लेते हैं, बैठ जाओ। तो अब ब्रीदिंग वाला जो चैप्टर है वो उसके दिमाग में चलना चाहिए। जब ये यहां आ रहा है तब भी चलना चाहिए, जब ये नहा रहा है तब भी चलना चाहिए, जब ये खा रहा है तब भी चलना चाहिए, क्योंकि दिमाग रुकता नहीं है। जैसे आपके फेफड़े को आप रोक पाए हो आज तक सांस लेने से? या लीवर को आपने रोक दिया, लीवर रुक जा थोड़ी देर, अभी मैं एक बियर लेके आता हूं, लीवर तो काम करेगा ना यार। इट वर्क्स नॉन स्टॉप। दिमाग भी नॉन स्टॉप काम करता है, तुम नहीं रोक सकते उसको। तो दिमाग को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल, कि दिमाग क्या सोचेगा। मैं बोल रहा हूं बार बार, एक है शादी सब सदे, तो ये असली मी है। आपने सुना होगा लोग कहते हैं मैं हूं ना, ये मैं वे कोई नहीं है तुम्हारे साथ में, तुम ही हो जो, कोई तुम्हारे साथ में नहीं है। कोशिश करके देख लेना कभी। माँ बाप बोल सकते हैं एक हद तक, 25 के बाद वो भी बोल देंगे कटे कमाई, इतने पैसे लगा दिए तेरे पीछे। एवरीथिंग इज इन्वेस्टमेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग, एवरीथिंग। एक लिमिट तक इन्वेस्ट करते हैं लोग आप में, फिर थोड़ा रोकड़ा तो दे भाई, और तो रिटायरमेंट हो गया, थोड़े बहुत पैसे। नो वन इज विद यू। तुम अगर सक्सेसफुल हो, घर पे जाके गड्डी फेंक रहे हो, लो पिताजी, मैंने देखा है ये सीन, मेरी लाइफ में देखे हुए सीन है। और तुम जा रहे हो रात को 11 बजे, अब बुरा मत माना, 2 पैक लेके चले गए मान लो, और तुमने कहा लो पिताजी 2 लाख रुपए आपके लिए। बेटा लेट कैसे हो गए, तबीयत ठीक है? और जो तुम नालायक हो, निकम्मे हो, बेरोजगार हो, और तुम्हें पिताजी आ गए हम, अरे तू शराब पी के आता है, बकवास करता है रोज यहाँ के। इफ यू आर सक्सेसफुल, योर एवरी मिस्टेक विल बी हिडन। पर तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, यू आर गॉन। एक टाइम तक लोग इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे में, उसके बाद हिसाब मांगेंगे कि कहां है भाई हमारा पैसा। तो हमको ये जान लेना है, दो एस्पेक्ट हैं। वन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इज मेमोराइजेशन। जिसको हम बोलते हैं मनन। एक एस्पेक्ट हमने बोला एक्सरसाइज। अगर आप ये 2 चीजें कर सकते हो, तभी आपको तैयारी के बारे में सोचना चाहिए, वरना आपको तैयारी के बारे में किसी भी कीमत पर नहीं सोचना चाहिए। यू मस्ट स्टॉप दैट। हम इसको एंड कर रहे हैं। अब जितने लोग यहां पर हैं प्लीज मूव मत करिएगा, 2 मिनट में भी आर जस्ट एंडिंग दैट, है ना। आई नो 1 घंटे का समय इसका रखा गया था, ज्यादा इसको नहीं खींचेंगे, ठीक है। यहां बात कर लेते हैं एक बार। हम जानते हैं कि आप सभी का समय कीमती है। मोबाइल के जमाने में लोग 30 सेकंड नहीं रुक पाते, आप लोग 1 घंटे यहां बैठे हैं, बहुत बड़ी बात। चलिए लास्ट पॉइंट है, उसकी हम बात कर लेते हैं, फिर चीजों को एंड करते हैं। अभी हमारे पास एक कैटेगरी है जिसमें 3 कैटेगरीज हम बना सकते हैं, 1, 2 एंड 3। एक जो 300 से कम नंबर वाले हैं, एक वो जो 300 से 400 वाले हैं, और एक वो जो 400 से ऊपर वाले हैं। सबके लिए अलग अलग प्लान होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका नीट 2025 में स्कोर 300 से नीचे है? एक बार खड़े हो जाना हो सब लोग। आप 300 से नीचे वाले हो, ठीक है, बैठ जाओ। 300 से 400 के बीच वाले, और 400 से ऊपर वाले, मोर देन 400, ठीक है, बैठ जाइए। तो भाई जिनका स्कोर इस कैटेगरी में है, उनको अपने बेसिक्स पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। इन रियल इन लोगों को कोचिंग की बहुत जरूरत है। जिनका स्कोर 400 से ऊपर है, इनको प्रैक्टिस की जरूरत है ज्यादा, बजाय कि कोचिंग के। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इनको कोचिंग की जरूरत भी है और प्रैक्टिस की जरूरत भी है।
पहले ये नंबर हुआ करता था 400, 400 से 500, 500 से ऊपर, अब ये 100 नंबर कम आ गया क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था। अब क्या है इसमें, यहां जान लेना एक बार शांति से। हम लोग यहां पर इस कैटेगरी के लिए एक जीएसबी के नाम से चीज इस साल प्लान कर रहे हैं, जिसका नाम है गारंटीड सिलेक्शन बैच, जीएसबी, जिसमें हर हफ्ते एक फुल सिलेबस पेपर होना है एवरी वीक, जिसका लेवल नीट 2025 वाला ही होगा। बट कंडीशन ये है कि आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्कोर कम है तो ये आपके लिए नहीं है। इस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए हमारा विश्वास बैच वो यहां चल ही रहा है। बट मैं ये मानता हूं, मैंने इस बार एक गोल डिसाइड किया है खुद का कि 2026 में मैं कम से कम 2 रैंक टॉप 100 में देना चाहता हूं, एटलीस्ट 2 रैंक्स इन टॉप 100। ये वो लोग रहेंगे जो जनवरी में 100 परसेंटाइल ला सके। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से चमत्कार हो जाएगा और मई में रैंक आ जाएगा। गोल ये करना है सेट कि मैं जनवरी में अगर अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूं तो मैं मई में टॉप रैंक ला सकता हूं जेई में। और इसके लिए मुझे शुरू से डे 1 से या वीक 1 से फुल सिलेबस पेपर करना पड़ेगा, एफएसटी फुल सिलेबस टेस्ट एज मच एज पॉसिबल, जो हायर लेवल पे हो। इसमें सिलेक्शन की बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट द रैंक नाउ। अजमेर में हम लोग इसको इस मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं, जयपुर में इसको हम लोग नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे। खैर, क्या क्या होता है इसमें और सारी बातें वो तो हम लोग यहां भी डिस्कस नहीं करेंगे, वापस एक बार यहीं चल लेते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें जिस मुद्दे को डिस्कस कर लेना चाहिए, दैट इज अ प्रैक्टिस। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके अटेम्प्ट 3 से ज्यादा हो गए? नीट में 3 से ज्यादा अटेम्प्ट वाले लोग, ठीक है। 2 से ज्यादा वाले, जिनके 5 से ज्यादा हो गए, ठीक है, जस्ट 1 स्टूडेंट। अच्छा, नीट 2025 का पेपर कितने लोगों ने नहीं दिया था? यहां पे जितने लोग हैं उनमें से पेपर ही नहीं दिया था? एक, ठीक है, बाकी सबने दिया है। बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जो एग्जाम कंडक्शन हो रहा है वो बहुत नॉइसी माहौल में होता है। वहां पे बहुत भीड़ भी है, बहुत आवाज भी हो रही है, बहुत धूप भी है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग बाग होते हैं ना, ऐसे कि मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा, लाइब्रेरी में जाके सॉल्व करूंगा, बहुत शांत माहौल में रहूंगा, वो बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। आपको डिस्ट्रैक्टेड माहौल में कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर पेपर बहुत तेज होता है, तो मुझे जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मुझे क्वेश्चन फिक्स करने हैं और मुझे टाइम भी फिक्स करना है। चाहे मैं फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूं, चाहे मैं केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहा हूं, चाहे मैं बायो की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैंने 30 क्वेश्चन फिक्स किए हैं और मैंने 20 मिनट फिक्स किए हैं, उस टाइम में मुझे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये निकल के आएगा। प्लीज आपका मोबाइल फोन साइलेंट कर लीजिए सर, मुझे बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है यहां बोलने के लिए। मोबाइल फोन तो नहीं बजेगा एग्जाम हॉल में। चलिए, तो क्वेश्चन फिक्स करना है और टाइम फिक्स करना है, उसी को हम टेस्टिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। ऐसा नहीं कि लेके बैठ गए किताब 1 घंटे में 6 सवाल किए, दैट मेक्स नो सेंस। फिर हमको क्वेश्चन का लेवल अप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन को स्किप करना सीखना है। अगर आपको लगता है कि मैं एक नॉर्मल प्रैक्टिस करता रहूंगा, ना टाइम फिक्स कर रखा है, देखो नॉर्मली ऐसा होता है ना कि नीट में आपको 54 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, 54 सेकंड्स। 30 सेकंड में प्रैक्टिस करो आप, ये एवरेज निकाला गया है। जब आप टाइम निकालेंगे 1 मिनट नहीं मिलता है क्वेश्चन के लिए, 54 सेकंड मिलते हैं, क्योंकि बाकी फॉर्मेलिटीज भी आपको करनी होती है। आपको एमआर शीट भरनी है, आपको पेपर की फॉर्मेलिटीज करनी है, आपका वहां पे साइन करना होगा 2-3 बार। 54 सेकंड मिलता है, 30 सेकंड में प्रैक्टिस करना है। तो जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी
कि आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ सीख रखा है? एक सवाल पूछता हूं सब लोगों से, फिर इसको खत्म करते हैं। एक पानी की बाल्टी में छेद हो रखा है, उसको भर के दिखाओ। एक पानी की बाल्टी में छेद हो रखा है, भरो उसको। प्रशांत महासागर का पानी डाल दोगे तब भर जाएगी? पैसिफिक ओशियन का पानी डाल दोगे, भरना पॉसिबल है क्या उसको? तुम्हारे दिमाग के साथ भी यही सीन है। हमारे दिमाग में जब तुम नीट 2025 दे के आए तो कुछ कंटेंट था, अब वो रिश्ता शुरू हो गया है, अब वो बाहर निकल रहा है, और 1 महीने के बाद वो लगभग 0 हो जाएगा, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं है। वो निकलना शुरू हो चुका है और 1 महीने बाद वो 0 हो जाएगा। अगर आप इस कंटेंट को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी पूरे साल की मेहनत जो आपने 25 में की थी, दैट इज गॉन। अब इसका रिवीजन कैसे करना है वो भी समझ लो। मैं एटलीस्ट नीट के पीवाईक्यूज ही कर लूं। अगर मेरी बायो स्ट्रांग है तो बायो के कर लूं, अगर मेरी केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री कर लूं, फिजिक्स स्ट्रांग है तो फिजिक्स के कर लूं, ताकि वो नॉलेज मेरे पास रिटेन रहे, फिर मैं आगे मेहनत करूं। लेकिन हमारे पास में हालात ऐसे हैं कि वी वन फॉरगेटिंग जो हमने लास्ट ईयर पढ़ा था वो भी। मैं अगर आप लोगों से सवाल पूछ लूंगा जो आप लास्ट ईयर कर पा रहे थे, तो इस साल आपसे नहीं हो रहे होंगे। तो 4-5 चीजें हैं, ब्रीफिंग एक बार मैं कर देता हूं, वापस नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज 1 बाय 1 लिख लीजिएगा, आप एंड करते हैं इसको। फर्स्ट थिंग दैट पेपर विल बी टफ। फर्स्ट थिंग लिख लेना, आप क्या सीख के जा रहे हो, कल को बताओगे 2 लोगों को कि हमने ये सब सीखा था। फर्स्ट थिंग, पेपर विल बी टफ। दूसरी चीज, साल भर तैयारी के बारे में सोचने के बजाय हम 6 महीने का सोचें, थिंक अबाउट द 6 मंथ्स, और हम जनवरी का जेई टारगेट करें। नीट का बच्चा भी उसका फॉर्म भर सकता है और उसमें अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, ताकि हमको ये अनसर्टेनिटी ना रहे कि मई में क्या होगा। अगर आप जनवरी में फोड़ फाड़ दिए तो मई की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। थर्ड थिंग, नीट के पीवाईक्यूज की वैल्यू सिग्निफिकेंटली कम हो चुकी है, जेई मेन और एडवांस के पीवाईक्यूज हमें करने पड़ेंगे। तीसरी चीज, 3 हो गई। चौथी चीज, मुझे तैयारी का आधा समय यानी कि कम से कम 750 घंटे, और मैं टोटल बोल दूं 750 प्लस 500, अगर मैं 1500 घंटे पर हूं, 1000 प्लस घंटे मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री को देने हैं। बायोलॉजी को 200 घंटे, दैट विल बी एनफ। 1000 प्लस आवर्स, लिख लेना ढंग से, 1000 प्लस आवर्स हैज टू बी अलॉटेड टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बिकॉज इट डेवलप्स लॉन्ग टर्मल न्यूरल नेटवर्क। और ये चिपका देना अपने डेस्क के सामने जहां भी आप लोग पढ़ते हो वहां पर। इट डेवलप्स द लॉन्ग टर्मल न्यूरल नेटवर्क, जिससे आपकी बायो भी स्ट्रांग होगी, आप मेंटली शार्प बन पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, 4 हो गए ना पॉइंट्स। 5वीं चीज, मुझे एटलीस्ट टारगेट करना है, आई हैव टू फिनिश एटलीस्ट 60 पेन, 60। आई हैव टू राइट, ये अगर आपके पास में डायरी नहीं है ना तो आप सिंपली ऐसे बना सकते हो 4 कॉलम, DWAR। मैंने क्या किया, मैं कल क्या करूंगा, मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा रिग्रेट क्या है। 300 दिन तक भरना है। मां बाप को चेक करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बेटा तू क्या कर रहा है। 4 स्क्वायर लिखो, D फॉर व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, W व्हाट आई विल, मैं क्या करूंगा, A फॉर मेरा अचीवमेंट क्या है, R फॉर मेरा रिग्रेट क्या है। 300 दिन भरना है ये, और 300 दिन तो बचे होंगे आपके पास में भी। कभी चेक करते हो, कोई चेक कर रहा है लगातार कि अब कितने दिन बचे हैं? कोई नहीं। कितने दिन बचे हैं बताओ? कौन बताएगा, और कौन चेक कर रहा है? 300 से ज्यादा ही है, ये तो मैं ही कह रहा हूं, मेरे को पता है। बस ये हालात है। बस लास्ट में कैलकुलेट करते हैं 30 दिन में कैसे फोड़े नीट का एग्जाम, हाँ, वहां से जोड़ना शुरू करते हैं लोग। कितने पॉइंट्स हो गए? 6 हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, एक भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, चाहे मेरे कितने घटिया नंबर आ रहे हो।
डोंट स्किप इवन ए सिंगल टेस्ट, डोंट स्किप इवन ए सिंगल टेस्ट। और एक और चीज ध्यान ध्यान रखना, टाइम टेबल बनाने की कोशिश मत करना, DWR लिखना, 8:10 से लेकर 8:45 तक ये करूंगा। कोई चीज टाइम पे नहीं हो सकती। रोज का एनालिसिस लिखो। रेलवे को संभालने में 13 लाख लोग लगे हुए हैं, आज तक कोई ट्रेन फिक्स टाइम पे नहीं आ पाती बेचारी, ऊपर नीचे हो जाती। 13 लाख लोग, तुम तो अकेले हो। मैंने बोला सिद्ध, मेरी इस बात को लोग सबसे हल्के में लेते हैं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। पेन खत्म कर देंगे, कॉपियां फाड़ देंगे, उससे इंपॉर्टेंट ये है पसीना बहाओ, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ डैमेज होगी होगी। और क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत, कई बार तुम्हारे पेपर अच्छे नहीं होंगे, कई बार तुम लोगों को का मन नहीं करेगा पढ़ाई में। जब मैं लोगों को क्या कहता हूं कि दिमाग कैसे तेज चलेगा, तो लोग कहते हैं बादाम खाओ, कहते अखरोट खाओ, कहते शंख पुष्पी पिया करो, हलवा खाओ, घी खाओ। पैर चलने से दिमाग चलता है, क्योंकि पैर जब आपके चलते हैं तो यहां से मसल स्क्वीज होती है और खून आपका दिमाग में जाता है। ब्लड फ्लो जिस ऑर्गन में होगा वही चलता है। दिमाग पैर चलने से चलता है, बादाम खाने चलता तो कोई चला लेता, कोई भी 800-900 जितना रुपए की किलो आती है सब चला लेते, कुछ नहीं होता उससे पैर चलाने की ताकत मिल सकती है तुमको, बट पैर चलाने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर यहां मैंने बोला RSRM, ये देखो क्या है, इसको भी जान लो एक बार। ये रीड है, समराइज है, रिवाइज है और मेमोराइज है। आपका कोई सा भी चैप्टर 2 पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, समरी फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि आप उसको मेमोराइज कर पाओ। एवरी चैप्टर मस्ट बी इन 2 पेजेस, एवरी चैप्टर मस्ट बी इन 2 पेजेस, सो दैट आई कैन मेमोराइज, मैं मनन कर पाऊं। फिर हेल्थ की वजह से मेरी तैयारी छूट सकती है। देखो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन केमिस्ट्री से ज्यादा मेरे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की वजह से मेरी तैयारी छूटेगी, लिख लेना ये, ताकि ना छूटे। और हेल्थ को बचाने का एक ही रास्ता है, कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता तुम्हें। डॉक्टर ठीक कर पाते लोग को क्यों मरते, और कोई टीचर सेलेक्ट नहीं करवा सकता, सेलेक्ट करवा पाता तो सारे लोग सेलेक्ट हो जाते। और माँ बाप सक्सेसफुल नहीं बना सकते, वो बना पाते तो हर औलाद सक्सेसफुल हो जाती। तुम्हारे हाथ में है सब कुछ, ये मत सोचना पापा कर देंगे, सर कर देंगे, डॉक्टर साहब कर देंगे, खुद को करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं होता है। फिर प्रैक्टिस मुझे नॉइजी माहौल में करनी है, ऐसा नहीं बहुत शांत जगह जाके बैठ गए, लाइब्रेरी में जाके सिंहासन लगा के वहां पे मेडिटेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस इन द नॉइजी एटमॉस्फेयर। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन और टाइम, QT, ये प्रैक्टिस करनी है। 30 क्वेश्चन कर लिए, 40 मिनट का मान लो टाइम सेट किया, टाइम के साथ में होना चाहिए। वो नहीं होगा तो फिर इट मेक्स नो सेंस एट द एंड। और अगर मेरा स्कोर जिस भी रेंज में है उसके हिसाब से मैं अपनी तैयारी को क्लासिफाई करूंगा, जिस भी हिसाब से हो सकता है। इस रेंज में हो तो मैं बेसिक्स इंप्रूव करूंगा, फिर प्रैक्टिस करूंगा। यहां मैं अपनी वीक, और एक चीज जरूर से लिख लेना इसके नीचे लास्ट पॉइंट में, कि मेरी वीकनेस क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन करना। मेरे कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे नहीं आते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी लगभग सारी बातें हैं, हालांकि बहुत कुछ तो रह गया। मैं एक चीज तो देख पा रहा हूं, जयपुर के लोग थोड़े फास्ट हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सारी बातें लगभग मैंने आपको बता दी है। कोई किसी का सवाल हो तो वो यहां रुककर हमसे पूछ सकता है, और बाकी लोग मेरे हिसाब से जा सकते हैं।